मेरा नाम अवनी है। मैं अपनी मम्मी के साथ मिलकर लोगों के घरों में चोरियां किया करती थी। उनको बेवकूफ़ बनाना, उनके घर का कीमती सामान चोरी करना, यही हम दोनों माँ बेटी का पेशा था। ऐसा नहीं था कि हम एक ही शहर में रहकर अलग अलग घर में चोरियां करते थे। हम घर बदलने के साथ साथ शहर भी बदल लिया करते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई हमें पकड़ सके। पिछले कई सालों से मैं और मेरी मम्मी ये सब कुछ करते आ रहे थे। अभी तक हम लोगों को किसी ने नहीं पकड़ा था। ऐसा नहीं था कि हम लोग शुरू से ही ऐसे थे, बस वक्त और हालात ने हमें ऐसा बना दिया था। मेरे पापा की शादी जब मेरी मम्मी से हुई थी तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सीधी और शरीफ थी, मगर पापा ने उन्हें गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। मेरे पापा शराब पिया करते थे और सारा सारा दिन शराब के नशे में धुत पड़े रहते थे। कोई काम धंधा उनको बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरी मम्मी ने अकेले तो जैसे तैसे उनके साथ गुजारा कर लिया था, लेकिन जब उनको पता चला कि वो माँ बनने वाली है और अब उनकी औलाद दुनिया में आने वाली है, तो मेरी मम्मी ने पापा को बहुत समझाया कि वो शराब पीना छोड़ दें, कोई काम धंधा किया करें। मगर मेरे पापा को कुछ भी समझ नहीं आया था। उन्होंने कभी मेरी माँ की परवाह नहीं की। फिर मैंने जन्म लिया तो उनको मुझसे भी मोहब्बत नहीं हुई थी। उन्हें तो सिर्फ अपनी ही फिक्र रहती थी। मेरे पापा एक बहुत ही मतलबी इंसान थे, जिन्होंने सारी जिंदगी मेरी माँ को बहुत तंग किया था। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा ने शराब के लिए मुझे बेचने का फैसला कर लिया था। मेरे पापा ने घर की एक एक चीज़ को बेच दिया था, यहाँ तक कि घर भी बेच दिया था। हम लोग किराए के घर में रहते थे। फिर जब एक दिन मेरे पापा के पास शराब पीने के लिए कुछ भी बेचने के लिए नहीं बचा, तो उन्होंने मुझे बेचने का फैसला किया। अपनी छोटी सी 7 महीने की बेटी को वो एक अमीर पेरेंट्स के हवाले करने जा रहे थे, ताकि उनको ढेर सारे पैसे मिल सकें और वो इन पैसों से शराब पी सकें। मेरे पापा जब मुझे लेकर जा रहे थे तो मेरी मम्मी को कुछ खटका सा महसूस हुआ, इसलिए वो पापा का पीछा करते हुए घर से निकल पड़ी थी कि आखिर जिस इंसान ने आज तक अपनी बेटी को कभी गोद में नहीं लिया, आज वो उससे प्यार मोहब्बत जताकर उसे घर से बाहर टहलाने के लिए क्यों लेकर जा रहा है। मेरी मम्मी जब उनके पीछे पीछे गईं तो पता चला कि पापा ने मुझे एक अमीर परिवार को बेच दिया है और वो मेरी कीमत वसूल रहे थे। तभी मम्मी ने उनकी गोद से जाकर मुझे छीन लिया और मम्मी ने इस बात पर पापा से बहुत झगड़ा किया था। उन्होंने उन लोगों को सारी सच्चाई बता दी थी कि इंसान अपनी ही बेटी को शराब के लिए बेच रहा है। ये तो अच्छा हुआ था कि जो लोग मुझे खरीद रहे थे वो अच्छे और शरीफ लोग थे। उन्होंने उल्टा मेरे पापा को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया और मुझे मेरी मम्मी को वापस दे दिया था। पापा ने उन लोगों के हाथ पैर जोड़े थे, तब जाकर उन्होंने उन्हें माफ़ किया था। मगर मम्मी के दिल से पापा के लिए बिल्कुल भी इज्जत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पापा ने बहुत गिरी हुई हरकत की थी। अब मम्मी को पल पल डर लगा रहता था। मम्मी तो लोगों के घरों में काम कर करके हम दोनों माँ बेटी का गुजारा किया करती थी और घर का किराया देती थी। मम्मी ने फैसला कर लिया था कि वो पापा को अब अपनी कमाई में से 1 रुपया भी नहीं देंगी, क्योंकि पापा उनकी मेहनत की कमाई शराब में उड़ा दिया करते थे। मम्मी ने जब अपना हाथ खींच लिया तो पापा उनके साथ मारपीट करने लगे और उनसे ज़बरदस्ती पैसे मंगवाया करते थे। मम्मी के पास जितने पैसे होते थे पापा उनसे मारपीट करके ले लिया करते थे। और अब तो पापा इतने गिर चुके थे कि उन्होंने मम्मी से लोगों के घरों में काम करने के बहाने पैसे चोरी करने के लिए कहा था। मम्मी पापा की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। 1-2 बार तो मम्मी पापा की पिटाई के डर से बड़े बड़े मालिकों के घर से पैसे भी चोरी करके लाई थी। और फिर एक घर में मेरी मम्मी पकड़ी भी जा चुकी थी। उन लोगों ने मम्मी को बहुत डांट लगाई थी। मम्मी ने उनसे बहुत माफ़ी मांगी थी। लोगों को यही लगता था कि ये औरत चोर है, मगर कोई ये नहीं जानता था कि ये सब काम कितनी बड़ी मजबूरी में कर रही है। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। मेरी मम्मी ने सारी जिंदगी पापा की मार खाकर गुजार दी थी, लेकिन इतना समय गुजर चुका था कि पापा शराब पीने की वजह से बीमार रहने लगे थे। उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। कई साल इसी तरह से गुजर गए और मैं 12 साल की हो गई थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब पापा इस दुनिया से चले गए तो मम्मी को और मुझे पापा के जाने का कोई भी दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानियां सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से आई थी। पापा के जाने के बाद हम लोग और भी ज़्यादा परेशानी भरी ज़िंदगी गुजारने लगे थे, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वो घर किराए का था। शराब के लालच में मेरे पापा अपना घर भी बेच चुके थे। मेरी मम्मी अभी भी लोगों के घरों में काम करती थी। पापा के मरने के बाद मम्मी ने लोगों के घरों में चोरी करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो ऐसा पापा के कहने पर किया करती थी। लेकिन लोगों को यही लगता था कि मेरी मम्मी चोर है
और वो उन पर भरोसा नहीं करते थे। कई जगह ऐसा हो चुका था कि लोगों ने मेरी मम्मी को काम से निकाल दिया था और मेरी मम्मी काम तलाश करते करते थक गई थी। हम लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे, हम लोग भूखे रहने लगे थे। मकान मालिक ने भी हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। हम दोनों माँ बेटी लवारिसों की तरह सड़कों पर घूम रहे थे और हम दोनों की जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। जब मेरी मम्मी ने फैसला किया कि लोग मुझे चोर समझते हैं तो मैं चोर ही बनकर दिखाऊंगी, इसलिए मेरी मम्मी ने अब लोगों की जेब काटना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे हम लोगों के पास खाने के लिए थोड़े पैसे आने लगे थे। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी और मैं भी धीरे धीरे जवान हो रही थी। जो भी मुझे देखता मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था। इसलिए मेरी मम्मी मुझे लेकर कभी लोगों के घरों में किराए पर रहती तो किराएदार बनकर लोगों को लूट लिया करती थी। हम लोग जिस घर में किराएदार बनकर रहते थे उस घर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया करते थे और फिर रातों रात वहां की तिजोरियों की सफाई करके भाग जाते थे। इस तरह हम दूसरे शहर में पहुंच जाते थे और वहां किसी के घर में नौकरानी बनकर काम किया करते थे। वहां की भी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद हम लोग वहां से भी पैसे चोरी करके निकल जाया करते थे। इसी तरह हम दोनों माँ बेटी ने कई अलग अलग शहर के अलग अलग घरों में चोरी की थी और अभी तक कोई भी हमें पकड़ नहीं पाया था। समय इसी तरह से गुजर गया था। हम दोनों माँ बेटी का यही काम होता था। मेरी उम्र 20 साल हो गई थी और अब हम दोनों ने अपने लिए इस नए शहर को चुना था। यहाँ पर भी हम किसी बड़ी जगह हाथ मारकर यहाँ से फरार होने वाले थे, इसलिए हमने यहाँ पर इस कॉलोनी में किराए का मकान ले लिया था और हमें यहाँ रहते हुए सबसे पहले ये देखना था कि इस कॉलोनी का सबसे अमीर घर कौन सा है। फिर उन्हीं लोगों से अपनी जान पहचान बढ़ानी थी ताकि हम घर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकें और पता लगा सकें कि किस घर में सबसे ज्यादा पैसा है, जहाँ पर हम आसानी से चोरी कर सकें। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे भी कई दीवाने थे। कई ऐसे लड़के थे जिनको मैं अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनसे पैसे लूट चुकी थी। नए नए नंबर बदलकर मैं लड़कों से बातें किया करती थी। जब मेरा काम हो जाता था तो मैं फिर उनसे बात करना बंद कर दिया करती थी। अब हम इस कॉलोनी में आ गए थे। हमें यहाँ आए हुए अभी 2 ही दिन गुजरे थे। यहाँ पर हमें एक अमीर घर के साथ साथ किसी अमीर लड़की की भी तलाश थी जिसको मैं अपनी खूबसूरत अदाओं का शिकार करके लूट सकूं, मगर ऐसा कोई लड़का अभी तक मुझे नहीं मिल रहा था। पर मेरी नज़र हमारे ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर गई जो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। अब मुझे अपना काम शुरू करना था। लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में कैसे फंसाना है ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उस दिन जब वो लड़का अपनी गाड़ी में बैठ रहा था तब मैं नीचे उतरकर चली गई थी और मेरा पर्स भी मेरे साथ था। मैं बहुत परेशान थी और कॉलोनी के गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। अभी वो गाड़ी निकालकर कॉलोनी के गेट के बाहर आने ही वाला था कि उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं उसकी नज़र का देखना समझ गई थी, इसलिए और ज़्यादा परेशान होने की एक्टिंग करने लगी। उसने अपनी गाड़ी रोक ली और कहने लगा कि लगता है आप हमारी कॉलोनी में नई आई हैं। मैंने उसकी बात का हाँ में जवाब दिया और मैं बार बार अपनी घड़ी को देखने लगी। उसने कहा, ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, जी हम लोग अभी परसों ही आए हैं। मैंने उसे घर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि हम उस घर में रहने के लिए आए हैं। दरअसल हम लोग किराएदार हैं। मुझे अपने कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं यहाँ अपनी वैन का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक मेरी वैन नहीं आई है। तो वो कहने लगा, अच्छा तो आप मिश्रा जी के घर में किराएदार हैं, उसी के 2 घर छोड़ने के बाद हमारा घर है, इसके हिसाब से तो हम लोग पड़ोसी निकले। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा था और मुझसे कहने लगा कि चलिए मैं आपको आपके कॉलेज तक छोड़ देता हूँ, हो सकता है आपकी वैन को आने में देर हो, इस तरह तो आप अपने कॉलेज के लिए भी लेट हो सकती हो। पहले तो मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, वैन आ जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। वो कहने लगा कि अरे कोई बात नहीं, मैं एक शरीफ लड़का हूँ और इसी कॉलोनी का रहने वाला हूँ, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं आपको आपके कॉलेज तक बिल्कुल सेफली छोड़कर आऊँगा। जब उसने ज़्यादा जिद की तो मैं उसकी कार में बैठ गई थी। मैंने देखा था कि वो शीशे से बार बार मुझे देख रहा था और मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे पहली ही मुलाकात में ये न लगे कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ। उसने मुझसे रास्ते में बहुत सारी बातें की थी, पूछ रहा था कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, पहले तुम लोग कहाँ रहते थे, वगैरह वगैरह। मैंने उसे झूठ मूठ का सब कुछ अपने बारे में बता दिया था और अपना नाम उसे रश्मि बताया था। मैंने उसे कॉलेज के बारे में बताया तो उसने उसी कॉलेज के बाहर मुझे छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद वो वहाँ से चला गया था। वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हुआ था। मैं समझ गई थी कि मेरा असर धीरे धीरे इस पर होने लगा है।
उसके बाद मैं वहां से रिक्शा करके अपनी एक दोस्त के घर चली गई थी, क्योंकि जिस शहर में मैं जाती थी वहां पर अपने दोस्त जरूर बना लिया करती थी ताकि उनके साथ मेरा वक्त अच्छा गुजर सके। अगले दिन फिर से मैं कॉलोनी के गेट के बाहर खड़ी हो गई थी और अगले दिन भी वही सब कुछ हुआ था जो कि हो चुका था। उस लड़के ने अपना नाम हिमेश बताया था। बस इसी तरह वो रोज मुझे कॉलेज के बाहर छोड़ दिया करता था और हर रोज हम दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। हम दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगे थे और फिर वही हुआ था जैसा मैंने सोचा था। आखिरकार वो मुझ पर अपना दिल हार बैठा था। मेरी खूबसूरती ने उसे मेरा दीवाना कर दिया था। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे और अब हम दोनों की फोन पर बातें होने लगी थी। मैं उससे बहुत मीठी मीठी बातें करती थी ताकि उसे अपनी मोहब्बत के जाल में अच्छी तरह से गिरफ्तार कर सकूं। मैं इस लड़के से जैसा कहती थी वो वैसा ही किया करता था। मेरी मम्मी ने पता लगाया कि इस कॉलोनी में सबसे अमीर घर कौन सा है, कौन है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत है और हम उसके घर में डाका डाल सकते हैं। तो पता चला था कि सबसे अमीर घर हिमेश का ही है। इसका मतलब ये था कि मेरा निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगा था। मेरी मम्मी ने हिमेश के घर आना जाना बढ़ा लिया था, जबकि मैं हिमेश को पटाने में लगी हुई थी। मेरी मम्मी अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर पड़ोसी होने के नाते हिमेश के घर में देने जाती थी और इस दौरान उसकी और मेरी मम्मी के बीच भी जान पहचान अच्छी हो गई थी। मेरी मम्मी वहां जाने के बाद उनके घर की हर चीज पर नजर रखती थी। मैंने जब अपनी मम्मी को ये बात बताई कि उन्हीं के घर का बेटा है जिसे मैंने फंसा लिया है, मेरी मम्मी इस बात से बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा कि ये लोग इस कॉलोनी के सबसे अमीर लोग हैं, हमें किसी भी तरह से उनके घर में घुसना होगा। इन लोगों के पास ढेर सारा पैसा है, वो सब पैसा हमें अपनी मुट्ठी में करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी थी। इस दौरान हिमेश मुझे प्रपोज कर चुका था। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे कर दिया था और वो मेरे लिए पागल हुए जा रहा था। मैं उससे जैसा कहती वो वैसा कर लिया करता। कभी मुझे शॉपिंग पर लेकर जाता तो कभी मुझे ढेर सारे महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। मैं उसे अपनी गरीबी की दास्तां सुनाकर उससे काफी सारे पैसे बटोर लिया करती थी। मुझे लगता था कि वो भी आजकल के उन लड़कों में से है जो सिर्फ मेरे साथ कुछ वक्त गुजार कर मुझे छोड़ देगा, क्योंकि मैं उसको काफी हद तक लूट चुकी थी। अब हम लोगों को उसके घर में डाका डालना था, लेकिन वो लड़का तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा था। उसने कहा था कि मैं आखिर कब तक सिर्फ तुमसे फोन पर बातें ही करता रहूंगा, तुम मुझे पसंद आ गई हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, हम दोनों को अपने रिश्ते को कायम करना चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि अभी तक मेरा ना जाने कितने लड़कों के साथ अफेयर रहा था और हर लड़के को लूटकर मैं उसे छोड़ दिया करती थी। मैंने किसी के साथ भी शादी नहीं की थी, मगर वो तो मुझसे शादी करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा था। मैंने मम्मी को ये बात बताई तो मेरी मम्मी कहने लगी कि हमारा काम तो इस तरह बहुत आसान हो जाएगा, तुम उस लड़के के साथ शादी कर लो और फिर तुम उस घर की बहू बन जाओगी। घर की बहू को तो घर की हर चीज के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। तुम पता लगा लेना कि उन लोगों के पैसे कहाँ रखे रहते हैं, हम लोग उनके सारे पैसे और जेवर लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। बस हमें तो अपने काम को अंजाम देना है। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि नहीं मम्मी, मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। आप तो जानती हो कि अभी तक हमने इस तरह तो किसी को धोखा नहीं दिया और वो लड़का मेरे लिए सीरियस है, वो मुझसे प्यार करता है। मम्मी मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि जिस जमाने में मेरी शादी हुई थी तब तुम्हारे बाप को मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। उस समय तो लोग एक दूसरे की मोहब्बत में एक दूसरे को जान भी दिया करते थे, तो फिर अब कैसे वो लड़का तुमसे सच्ची मोहब्बत कर सकता है। आजकल तो वैसे भी लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ वक्त गुजारते हैं। मैं अपनी मम्मी की बातों में आ गई थी और इस तरह मैंने हिमेश को शादी के लिए हाँ बोल दिया था। मेरी मम्मी ने हिमेश के घर वालों से जान पहचान बढ़ा ली थी। जब उन लोगों को पता चला कि मैं उनकी बेटी हूँ तो वो लोग हिमेश के जिद करने पर मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए भी तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए किसी अमीर घर की बेटी नहीं बल्कि किसी शरीफ लड़की की तलाश थी और ऐसी ही शरीफ लड़की उन्हें मेरे अंदर नजर आती थी, जबकि मैं उनके बेटे की पसंद भी थी। इस तरह मेरा रिश्ता हिमेश के कहने पर उसके साथ तय हो गया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब इस तरह मैं हिमेश के घर में पहुंचने वाली थी। हिमेश मेरी मोहब्बत में पागल हो रहा था। जब से हम दोनों का रिश्ता तय हुआ था वो हमारे घर पर आ जाया करता था और मेरे साथ कई कई घंटे बिताकर जाता था। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से अपने काबू में कर लिया था। हिमेश के परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा सिर्फ 2 कुंवारे भाई थे, बाकी उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। अब उसी की शादी का नंबर था। मैं उस घर की बड़ी बहू बनने जा रही थी।
मेरे खूबसूरत होने की वजह से उसके घर वाले बहुत खुश थे कि उनके घर की बहू इतनी खूबसूरत लड़की बनने जा रही है। अब मैं ज्यादातर टाइम हिमेश के साथ ही गुजारा करती थी। हिमेश कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके पापा का अच्छा खासा बिजनेस था। अभी तक वो अपने बाप की कमाई पर ऐश करता था। अभी उससे कोई जिम्मेदारी नहीं आती थी। यही तो वजह थी कि वो इतनी आसानी से मेरे प्यार के जाल में फंसता चला गया था, मेरी झूठी झूठी बातों में आ गया था। वरना कोई भी मेहनती इंसान इतनी आसानी से किसी लड़की की मोहब्बत में नहीं फंसता। उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना मेरे लिए बहुत आसान काम था। अपने बाप के पैसों पर वो मुझे शॉपिंग करवाया करता था, मेरे सारे शौक पूरे करता था। मुझे तो बहुत मजे आ रहे थे। हम दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। मेरी माँ ने बता दिया था कि हम गरीब लोग हैं, इसलिए हिमेश के घर वालों को अपने बेटे की खुशी की खातिर सिर्फ मुझसे मतलब था। उन्होंने कह दिया था कि उन्हें लड़की के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कभी कभी तो मैं और मम्मी उन लोगों की खूब मजाक बनाया करते थे कि वो लोग कितनी आसानी से हमारी बातों में आ रहे हैं। वो नहीं जानते कि हम कोई शरीफ लोग नहीं, बल्कि एक दिन उनको लूट कर फरार होने वाले हैं। और फिर फाइनली मेरी शादी का दिन भी आ गया था। शादी में उन लोगों ने मुझे ढेर सारे गहने चढ़ाए थे और ढेर सारे महंगे महंगे कपड़े भी। इतनी ज्यादा ज्वेलरी तो कभी मैंने देखी भी नहीं थी। और अब अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी आंखों के आगे लालच की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा था कि मुझे ये सब कुछ चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तो इस घर की बहू बनने के बाद मेरा अपना ही हो गया। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लड़की से मतलब रखते हैं, उन्हें दान दहेज की कोई जरूरत नहीं होती। और मेरा पाला भी कुछ ऐसे ही लोगों से पढ़ा था। हिमेश के घर वाले बहुत अच्छे लोग थे। जब मैं विदा होकर उनके घर गई थी तो उन लोगों ने अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया था। मेरी सास तो बार बार मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दे रही थी। शादी के पहले ही दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इस घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि मेरी बेटी बनकर आई हो। इस समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे 3 बेटे हैं। सारी जिंदगी में बेटी के लिए तरसती रही हूँ, मगर भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। लेकिन अब उन्होंने तुम्हारे रूप में मुझे बेटी दे दी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और कभी भी तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। न जाने क्यों उनकी ऐसी बातों से मेरे दिल को एक अजीब सा झटका लगा था। वो इतनी अच्छी और गहरी बात कर गई थी कि मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। ऐसा उन्होंने सिर्फ कहकर ही नहीं दिखाया था, बल्कि किया भी था। हिमेश के मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, जबकि हिमेश भी शादी के बाद मुझे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। शादी के दूसरे दिन जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने वाली थी और हिमेश मेरे साथ साथ चल रहा था, तब अचानक मेरा पैर मुड़ गया। मैं जमीन पर गिरने ही वाली थी कि हिमेश ने मुझे संभाल लिया था। उसे खुद को संभालता हुआ देखकर मुझे उस पर प्यार आने लगा था, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी को आज तक लोगों ने सिर्फ ठोकर ही मारी थी। कभी किसी ने इतने प्यार से संभाला नहीं था जितने प्यार से आज मुझे हिमेश संभाल रहा था। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ने लगी थी। वो मुझे इतना खुश रखता था कि मैं भी उसके प्यार में डूबती चली जा रही थी। मेरे 2 देवर थे, दोनों ही मुझे बिल्कुल बहनों की तरह समझते थे। मेरी दोनों नंदी जो अपने भाई की शादी करने के लिए अपनी अपनी ससुराल से अपने मायके आई हुई थी, कुछ दिन बाद वो भी अपनी ससुराल को वापस चली गई थी। ससुर भी मुझसे अच्छे तरीके से बिहेव करते थे। इस घर में मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। मैं अपनी ससुराल में बेहद खुश थी। लेकिन इस बीच मेरी मम्मी बार बार आकर मुझे ये बात याद दिलाया करती थी कि हमें एक दिन इन लोगों के घर में चोरी करनी है और यहाँ से फरार हो जाना है। मैं अपनी मम्मी को टालती रहती थी और कहती थी कि ये बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं, हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनकर मम्मी कहती थी, क्या इन लोगों की मोहब्बत देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम नहीं जानती कि इस दुनिया के लोग कभी हमारे अपने नहीं हो सकते। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। तुम्हारा पिता ही तुम्हारा अपना नहीं था, तो फिर ये गैर लोग तुम्हारे अपने कैसे हो सकते हैं? मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, लेकिन ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे हर नाज नखरे उठाते हैं। सास तो इतनी अच्छी है कि अभी तक उसने मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है, जमीन पर पैर तक नहीं रखने देती। ससुर इतने अच्छे हैं कि हमेशा मुझे बेटी की नज़र से देखते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। और देवर तो मुझे अपनी बहन समझते हैं। और रही हिमेश की बात, तो वो मुझ पर अपनी जान छिड़कता है। इतनी मोहब्बत करने वाले लोगों की मोहब्बत पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे इस दुनिया में सब कुछ मिल गया है। मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। ये बात कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी मम्मी कहने लगी कि तू पागल हो गई है क्या? इन लोगों के साथ रह रहकर तेरा भी दिमाग खराब हो गया।
बस जल्दी से पता लगा कि ये लोग अपना सारा पैसा कहाँ पर रखते हैं, और हाँ, मुझे अपना जेवर दे दे जो इन लोगों ने तुझे शादी में चढ़ाया था। मम्मी की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, उस जेवर का आप क्या करोगी? वो जेवर तो मेरा है। मम्मी कहने लगी, तेरा? अब तो तेरा मेरा भी करने लगी है। मुझे तो शक होता है तेरे ऊपर कि तू मेरी बेटी नहीं रही। मैंने कहा, मम्मी ये जेवर मेरा है तो मेरे ही पास रहने दीजिए ना, आपको जेवर रखकर क्या करना है? मम्मी कहने लगी कि इन अमीर लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी तुझसे तेरा जेवर छीन सकते हैं। तू अपना सारा जेवर मुझे लाकर दे दे, मैं घर ले जाऊंगी, अपने पास रखूंगी, भागते समय हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि वो मेरा जेवर है, वो मेरे ससुराल वालों ने कितने प्यार से मुझे दिया है, मगर ज़बरदस्ती मम्मी ने वो सब कुछ मुझसे ले लिया। मम्मी हर रोज़ मुझसे यही बात करने आती थी कि जल्द से जल्द पता लगाओ कि इन लोगों ने अपना रुपया पैसा कहाँ रखा हुआ है, ताकि हम यहाँ से चोरी करके भाग सकें। मगर मैं हर बार मम्मी को टाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे ससुर को हम दोनों माँ बेटी पर शक हो रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी खुद ही मेरे ससुर के दिल में शक डाल रही थी। मेरी सास तो ज्यादातर अपने कमरे में आराम कर रही होती थी, जबकि ससुर सारा दिन घर में इधर उधर टहलते रहते थे। वो ऑफिस से भी जल्दी आ जाया करते थे। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी, मेरे पति ने अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। अब 3 बेटे उनका बिजनेस संभाल रहे थे, इसलिए वो ज्यादातर घर में ही रहने लगे थे। मेरे ससुर कई बार ऐसे मोमेंट पर मेरे कमरे में आए थे जब मैं और मेरी मम्मी चोरी की बातें कर रहे होते थे, और अचानक मैंने उनको अपने दरवाजे पर देख लिया था। लेकिन अच्छा ये हुआ था कि उन्होंने हम दोनों की बात नहीं सुनी थी। मुझे तो डर था कि कहीं मेरे ससुर को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं इन सब लोगों से इतना प्यार करने लगी थी कि मेरा मन ही नहीं करता था यहाँ से चोरी करने के बाद मैं इन लोगों को छोड़कर चली जाऊं। मैं उन लोगों को धोखा नहीं देना चाहती थी, मगर मैं अपनी मम्मी की तरफ से मजबूर थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 4 महीने गुजर गए थे और फिर मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब ये खबर घर वालों को पता चली तो सब लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन लोगों के घर में इतने सालों बाद छोटा बच्चा आने वाला था। सब लोग मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे। मेरे पति ने तो कहा था कि अब तुम्हें अपने कमरे से बाहर कदम निकालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सास कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हें बिस्तर पर ही खाना दिया करूंगी। इस बारे में मेरी मम्मी को जब पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ खामोशी से डॉक्टर के यहाँ चलना, इस बच्चे को ख़त्म करवा देना। मैंने मम्मी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हो, ये मेरा और हिमेश का बच्चा है, मैं इसे ख़त्म नहीं करूंगी। मम्मी कहने लगी कि मैं ठीक कहती हूँ कि तू सच में पागल हो गई है। मैंने तेरी शादी इस लड़के के साथ माँ बनने के लिए नहीं करवाई थी, बल्कि इन लोगों के घर में चोरी करने के लिए करवाई थी। तूने सारे इंतजाम किए या नहीं? मैंने मम्मी से कहा, मैं यहाँ पर चोरी नहीं करना चाहती। मैं इन लोगों का भरोसा जीत चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये लोग मुझे बुरा समझें। ये बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तू भूल रही है कि हम लोग यहाँ किस मकसद के लिए आए थे। मैंने कहा, मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। मेरी इस घर में शादी हुई है और शादी करना कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है। मैं इन लोगों से प्यार नहीं करती थी। इन लोगों ने ही मुझ पर इतने एहसान किए हैं। मुझ जैसी लड़की को इन्होंने अपने घर की बहू बनाया, और ये लोग इतना प्यार करते हैं कि मैं क्या, किसी भी इंसान का दिल पिघल जाएगा। भला मैं इतने अच्छे लोगों के साथ गलत कैसे कर सकती हूँ? और इस बच्चे की खबर सुनकर तो ये लोग खुशी के मारे पागल हो गए हैं। मैं इनसे इनकी खुशी नहीं छीन सकती। ये मेरा और मेरे पति का हंसता खेलता परिवार है। मैं अपने घर को उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। मम्मी कहने लगी कि अगर तू मेरे कहने के मुताबिक नहीं चली तो मैं तेरी सारी हरकतों के बारे में तेरे पति को बता दूंगी, भले ही उसके साथ साथ मेरा भी राज खुल जाए। मुझे इस बात का डर नहीं है। तू मुझे मजबूर मत कर कि मैं कोई गलत कदम उठाकर तेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने में देर नहीं लगाऊंगी। अपनी मम्मी की बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गई थी कि क्या कोई माँ इतनी खुदगर्ज भी हो सकती है जो अपनी बेटी की खुशियों का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकती। इतनी खुशियाँ तो मुझे कभी चोरी करने के बाद भी नहीं मिली थी जितनी इस घर में आने के बाद मिली थी। मैं बहुत टेंशन में रहने लगी थी। मम्मी हर रोज़ इतनी जल्दी जल्दी मेरे घर पर आ जाया करती थी कि मेरे ससुर उनको बड़े गौर गौर से देखते थे, और हर बार आकर वो मुझसे चोरी की ही बात किया करती थी। मैं उन्हें खामोश करवाते करवाते थक चुकी थी, मगर वो मेरी किसी बात पर राज़ी नहीं थी। मैंने देखा था कि मेरे ससुर का बिहेवियर
धीरे धीरे मेरी तरफ से बदलने लगा था। वो मुझसे बात तो करते थे मगर नज़र चुरा लिया करते थे। पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, मगर घर में बाकी सब लोग बिल्कुल ठीक थे। मेरा पति मेरे हाथ में हाथ थाम कर कहता था कि तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ डबल हो गई हैं और अब तो हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तुम जानती हो ना कि पेरेंट्स बनने का क्या मतलब होता है। भगवान हर किसी को ये खुशी नहीं देता। जिन लोगों को पेरेंट्स बनने की खुशी मिलती है वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं। मैंने अपने पति से वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हम लोग इसी तरह अपने घर में खुशी खुशी रहेंगे। एक दिन तो बातों ही बातों में मेरे पति ने कहा था कि रश्मि, तुम्हारी मम्मी यहाँ पर बहुत आती हैं। क्या बात है, उन्हें अपने घर में कोई काम नहीं है? मैंने अपने पति की इस बात पर उन्हें चौंकते हुए देखा। वो कहने लगी, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर नौकर बताते हैं कि वो दिन में कई कई बार यहाँ के चक्कर लगा लेती हैं। वैसे तो वो भी मेरे लिए मेरी माँ समान है। तुम इनकी बेटी हो, उनका पूरा हक है यहाँ पर आने का, लेकिन कोई अपनी बेटी के घर इतनी जल्दी जल्दी जाए अच्छा नहीं लगता। मैंने अपने पति से कहा कि आपका क्या मतलब है? वो मेरी मम्मी है, यहाँ पड़ोस में रहती हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अगर वो मुझसे मिलना चाहती हैं तो बार बार यहाँ आ सकती हैं। अगर आपको कोई एतराज़ है तो मैं अपने घर चली जाया करूँगी, उनको यहाँ आने से मना कर दूँगी। मेरा पति कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, तुम्हें इस कंडीशन में गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम रिलैक्स रहो। ये कहकर मेरा पति खामोश हो गया था। मैं गहरी सोच में पड़ गई थी कि कहीं इन लोगों को मेरी मम्मी के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी की आहट महसूस हुई। मैंने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा तो मेरा पति मेरी टांगें दबा रहा था। मैंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो हिमेश? वो कहने लगा कि तुम जिस कंडीशन से गुजर रही हो, ऐसी कंडीशन में औरत बहुत सारी तकलीफ़ों को झेल रही होती है। मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। अपने पति को देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैं सोच रही थी कि मैं हिमेश को बेवकूफ़ बना रही हूँ अपने शौक पूरे करने के लिए और उसकी जेब खाली करने के लिए। मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था, लेकिन आज मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुकी हूँ कि मेरा उसकी मोहब्बत से निकलना बहुत मुश्किल है। कि वो मुझसे इतना प्यार करता है मैं नहीं जानती थी। मेरी सास बार बार मेरे कमरे में आकर मुझे फ्रूट्स खिलाया करती थी, कभी नौकरानी से कहकर मेरे लिए जूस बनवाती थी। यहाँ पर मेरा बहुत ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। अब तो मम्मी ने ठान ही लिया था कि हम 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर चोरी करके यहाँ से फरार हो जाएंगे। मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे पता चल गया है, तुम्हारे ससुर के कमरे में तिजोरी बनी हुई है। उस तिजोरी में तुम्हारी सास के जेवर और तुम्हारे ससुर के ढेर सारे पैसे रखे हुए हैं। हमें उस तिजोरी को खाली करना है। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करके चाबी का बंदोबस्त करना होगा। तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है। अगर तुमने चाबी का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी, तुम्हारी सच्चाई के बारे में बता दूंगी। भले ही मुझे यहाँ से नुकसान उठाना पड़े, मगर तुम्हें अकल तभी आएगी। मैंने अपनी मम्मी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मम्मी प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे मजबूर मत करो इन लोगों को धोखा देने पर। मैं इतने अच्छे लोगों को धोखा नहीं दे सकती। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। मम्मी कहने लगी कि तुम मेरे साथ एक बार यहाँ से निकलो तो सही, मैं इस बच्चे को भी ख़त्म करवा दूंगी। मैंने कहा कि मम्मी प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरी मम्मी कहने लगी कि बस 24 घंटे का टाइम देकर जा रही हूँ, चाबी का बंदोबस्त कर लो। परसों रात को हमें आधी रात के समय चोरी करनी है और उसी समय हम लोग ये कॉलोनी छोड़कर चले जाएंगे। ये कहकर मेरी मम्मी चली गई थी, मगर मुझे कन्फ्यूज़न में डाल गई थी। मैं बहुत परेशान थी। इसी टेंशन की वजह से मैं चुप चुप सी रहने लगी थी। मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा पति बार बार मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। सब लोग बच्चे के आने की इतनी खुशियाँ मना रहे थे कि घर में खूब हंसी मजाक का माहौल फैला हुआ था। मैं उन लोगों को गौर गौर से देख रही थी कि इन लोगों के हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे 2 दिन बाद गम में बदलने वाले हैं। मम्मी के कहने के मुताबिक मैं डर गई थी और अपनी सास के कमरे में बहाने से चली गई। मुझे पता था कि मेरे ससुर तिजोरी की चाबी कहाँ पर रखते हैं। मैंने अपनी सास को बातों में लगाया और मैंने खामोशी से चाबी ले ली थी। मेरी सास को भी मुझ पर शक नहीं हुआ था।
रात के समय मम्मी मुझसे चाबी लेने के लिए आई थी। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कहीं मैं वो चाबी वापस अपनी सास के कमरे में रखने न चली जाऊं। मम्मी ने मुझसे चाबी लेने के बाद कहा था कि कल रात 3 बजे के टाइम पर तैयार रहना, अपना सामान पैक कर लेना, चोरी करने के फौरन बाद ही हमें यहाँ से निकल जाना है। मैंने अभी भी मम्मी से बहुत मना किया था, मेरा घर खराब मत करो, मैं सुधर चुकी हूँ। मुझे यकीन हो गया है कि चोरी करने में कुछ नहीं रखा। जब भगवान ने सारी खुशियाँ बैठे बिठाए मुझे दे दी हैं तो हमें चोरी करने की क्या ज़रूरत है। मेरी मम्मी कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो, ऐसी खुशियाँ सिर्फ दिखावे की खुशियाँ होती हैं। बच्चा पैदा हो जाने के बाद ये अमीर लोग तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएंगे। लेकिन मुझे अपनी मम्मी की सारी बातें गलत लगती थी। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद ये लोग मुझे कुछ भी नहीं समझते। मगर मम्मी ने मुझे इस कदर डरा दिया था कि मैं उनकी बातों में आ गई थी और फिर मजबूरन मुझे वो करना पड़ा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगली रात मैं सब लोगों के सोने का इंतजार कर रही थी। उस रात न जाने क्यों मेरे पति को नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार अपने पति से कह रही थी कि आज आपको नींद नहीं आ रही, आप सो क्यों नहीं रहे हो। तो वो कहने लगा कि पता नहीं क्यों एक अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैंने हिमेश से कहा कि नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। हिमेश ने मेरा हाथ थाम लिया था और वो कहने लगी कि देखो रश्मि, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, कभी मेरे भरोसे को टूटने मत देना। मैंने कहा कि नहीं, मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। मैंने अपने पति को तसल्ली दिलाई और जैसे तैसे थोड़ी देर के बाद वो सो गया था। जब वो गहरी नींद में सो गया तो मैंने अपनी मम्मी को मैसेज करके बता दिया था कि सब लोग सो चुके हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने धीमे धीमे कदमों से अलमारी खोली और उसमें से वो बैग निकाल लिया जिसमें मैंने अपने कपड़े पहले से ही पैक करके रखे हुए थे। मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे आज वो सब कुछ याद आ रहा था जो मैंने दूसरों के साथ किया था। मैं और मेरी मम्मी ने न जाने कितने लोगों के घरों में चोरियां करके उनके घर की खुशियों को तबाह कर दिया था। पता नहीं उस सारे सामान से लोगों की क्या क्या ज़रूरतें जुड़ी हुई थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि हमने सच में सारी ज़िंदगी बहुत बुरा किया। फिर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और मैं कमरे से निकल गई थी। मगर फिर न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने एक बार फिर से अपने पति को पलटकर देखा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसा कदम ना उठाऊं और बार बार उसके चेहरे को देखती रहूं। फिर मैं वापस कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने बाकी सब लोगों को देखा तो सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे सास ससुर की आदत थी कि वो दरवाज़ा खोलकर सोया करते थे। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। घर का दरवाज़ा खोलकर मैंने मम्मी को भी घर में ले लिया था। मैं धीरे धीरे कदमों से तिजोरी का ताला खोलने के लिए चली गई। मैंने जल्दी से तिजोरी का सामान निकालकर बैग में रखना शुरू किया। मेरे सास ससुर को नहीं पता था कि उनकी बहू आज क्या कर रही है। मुझे अकेले सारा सामान रखने में देर हो रही थी, इसलिए जल्दी से मम्मी भी मेरी मदद करवाने में लग गई। हम लोगों का ध्यान एक तरफ सामान रखने में तो दूसरी तरफ मेरे सास ससुर की नींद खुलने पर भी था। हम दोनों जेवर और पैसे से बैग को भर चुके थे। बैग बंद करने के बाद जैसे ही हम दोनों खड़े हुए और हम दोनों पीछे पलटे तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि पीछे तो मेरा पति खड़ा हुआ था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने दबी दबी आवाज में कहा, हिमेश आप? मेरा पति कहने लगा, हाँ मैं। दूसरी तरफ मेरे सास ससुर भी बिस्तर से उठ गए थे। उन लोगों को देखकर भी मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे तो पसीने छूटने लगे थे। कुछ ऐसी ही हालत मेरी मम्मी की भी हो रही थी। इससे साफ साफ यही जाहिर होता था कि उन लोगों ने हमें चोरी करते हुए देख लिया है। मेरे पति से मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुम इतनी घटिया लड़की हो, मैं नहीं जानता था। मैं तो तुम पर बहुत भरोसा करता था और तुम मेरे घर चोरी करने के मकसद से आई हो। मैंने कहा, हिमेश पहले मेरी बात तो सुनो। हिमेश कहने लगा, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, मुझे सब कुछ पापा ने बता दिया है। पापा मुझसे कई बार कह चुके थे कि उन्हें तुम पर और तुम्हारी मम्मी पर शक होता है। कई बार उन्होंने तुम लोगों को चोरी की बातें करते हुए सुना है, लेकिन मैं पापा से हमेशा यही कहता था कि आपको गलतफहमी हुई होगी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरे पापा ने कहा था अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आज रात तुम उन लोगों को खुद अपनी आंखों से चोरी करते हुए देख लेना, तब तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। क्योंकि कल जब तुमने पापा के कमरे से चाबी चुराकर अपनी मम्मी को दी थी तो पापा ने तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की सारी प्लानिंग सुन ली थी और उन्होंने मुझे बता दिया था कि आज रात ये लोग चोरी करके यहाँ से फरार होने वाली हैं। मुझे पापा की बात का यकीन नहीं था,
मगर फिर भी मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ गई थी। मैं सोया नहीं था, जाग रहा था, देखना चाहता था कि मेरे सोने के बाद आज तुम क्या करने वाली हो। मैंने जल्दी से हिमेश के आगे हाथ जोड़ लिया और कहा, हिमेश, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, मुझे मम्मी ने मजबूर कर दिया था। मैं तो तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मेरे ससुर कहने लगे कि मैं इन दोनों की इन्फॉर्मेशन निकलवा चुका हूँ। ये दोनों हर शहर में अलग अलग जगह जाकर चोरियां करती हैं। पहले तो मुझे इस लड़की और इसकी माँ के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से मुझे इन लोगों पर शक हुआ, मैंने इन पर नजर रखना शुरू कर दी थी और इनके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। पुलिस आज तक इन लोगों को पकड़ नहीं पाई है, मगर मैं पुलिस को बुला चुका हूँ। मैंने अपने ससुर की बात सुनी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी मम्मी तो कुछ बोलने काबिल ही नहीं रही थी। मेरी सास मेरे करीब आई और कहने लगी कि मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझा था, तुमने इस तरह से हम लोगों को धोखा दिया। वो कहने लगी कि सारी जिंदगी तुम खुश नहीं रहोगी, तुमने हमारी फीलिंग्स के साथ खेला है, क्या इसीलिए तुम हमारे घर में आई थी? मुझे शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पर, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। उन्होंने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ और इन दोनों को उनके हवाले कर दो। इन लोगों की सही जगह वहीं पर है। मेरे पति ने कहा कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे प्यार का मजाक बनाया है, मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। मेरी मम्मी ने भी उन लोगों के आगे हाथ जोड़ लिए थे और कहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी बेटी तुमसे प्यार करने लगी थी, वो चोरी नहीं करना चाहती थी। मैंने ही इसे चोरी करने पर मजबूर किया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए ही इस इरादे से थे। पहले हमने काफी सारी चोरियां की हैं, मगर यहाँ तुमसे शादी होने के बाद मेरी बेटी तुमसे प्यार करने लगी है। इस समय मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसे सजा मत दो। तुम लोग चाहो तो मुझे अरेस्ट करवा सकते हो, मैं अपनी बेटी की खुशियां नहीं छीनना चाहती। मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। हिमेश, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो। मैं एक तरफ खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपने सास ससुर को भी यकीन दिलाया था कि मैं यहाँ पर चोरी नहीं करने वाली थी, मुझे मेरी मम्मी ने ही चोरी करने के लिए कहा था, मगर मेरी बात का तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। मेरे पति पुलिस को फोन करने वाले थे। मेरी मम्मी उनके पैरों में गिर गई और कहने लगी कि बेटा, मैं सच कह रही हूँ, अवनी ने कुछ भी नहीं किया है। अवनी तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, वो तो मना कर रही थी चोरी करने के लिए। सारी गलती मेरी है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। मेरा पति मेरी माँ की बात सुनकर चौंक गया और कहने लगा, तो तुमने अपना नाम भी मुझे गलत बताया था, तुम्हारा नाम रश्मि नहीं बल्कि अवनी है। आखिर तुमने मुझसे कितने झूठ बोले हैं? मैंने कहा, मुझे माफ कर दो हिमेश, जितने भी झूठ बोले हैं उन सारे झूठ के लिए, मगर आगे मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस बच्चे की कसम खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। उस समय मेरे दोनों देवर भी कमरे के अंदर आ गए थे और उन लोगों को भी सारी बात पता चल गई थी। उन लोगों ने भी मुझे और मेरी मम्मी को बहुत बुरा भला कहा था और उनकी भी मर्जी यही हो रही थी कि हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, मगर मुझे घर वालों में से कोई भी माफ करने के लिए तैयार नहीं था। उन लोगों ने हमारी बात मानकर हमें पुलिस के हवाले तो नहीं किया था, लेकिन मेरे पति ने कहा था कि तुम मेरी जिंदगी से और इस पूरे शहर से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम धोखेबाज लड़की हो, तुम जैसी फ्रॉड लड़कियों से हम जैसे लड़कों को बचकर रहना चाहिए। उस दिन मैंने पहली बार अपने पति की आंखों में आंसू देखे थे। मैंने उससे कहा था कि ठीक है, मेरे किए की सजा यही है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। मैंने अपनी मम्मी से चलने के लिए कहा था। हम लोग हिमेश के घर से निकल गए थे। सारी रात हम सड़क के किनारे बैठे रहे थे। मैंने अपनी मम्मी से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो शायद मेरा घर बच सकता था। मेरा घर भी उजड़ गया था और मेरी जिंदगी भी। सारी रात मैं सड़क पर बहुत रोई थी। रोते रोते मेरी कंडीशन खराब हो गई थी और इसीलिए मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मुझे होश आया और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा था कि मेरा पति और मेरे ससुराल वाले सामने ही मौजूद थे। मैंने अपने पति को देखकर फिर से हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी थी। मेरे पति ने कहा था कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। मैंने तुम्हें माफ इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम बार बार मुझसे माफी मांग रही थी, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। लेकिन मैं और मेरे घर वाले तुम्हारी माँ को माफ नहीं करेंगे। वो चाहे तो इस शहर को छोड़कर जा सकती है।
मेरी मम्मी ने हिमेश से कहा कि नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मैं कहाँ जाऊंगी, ये मेरी इकलौती बेटी है, इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई सहारा भी नहीं है। इसका बाप तो शराब पीता था और उसी ने आज मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक समय था जब वो मुझे मारता पीटता था और अपने शराब की लत को पूरा करने के लिए मुझसे लोगों के घरों में चोरियां कराने पर मजबूर करता था। यही वजह है कि आज हम दोनों माँ बेटी इस हालत में हैं। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूँगी, मगर मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो। मेरे ससुर ने मेरे पति को समझाया था और कहा था कि तुम इतना बड़ा पाप मत करो, एक माँ को उसकी बेटी से दूर मत करो। फिर मेरे पति ने मेरी माँ को भी माफ़ कर दिया था और इस तरह से हम लोग घर आ गए थे। मेरे ससुराल वालों ने अभी तक मुझे पूरी तरह से माफ़ नहीं किया था, क्योंकि सब लोगों के बदले हुए रवैये में देख रही थी। कुछ महीने गुजर गए थे जब मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। बच्चा आ जाने के बाद घर के लोग बहुत खुश थे और फिर धीरे धीरे सबका बिहेवियर मेरे साथ पहले जैसा हो गया था। मैं आज भी अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा होती हूँ और आज भी अपने पति और ससुराल वालों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा बेटा जब 2 साल का हुआ तो मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे उनकी मौत का बहुत अफसोस था, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि इस दुनिया वालों ने मेरी माँ को कभी चैन और सुकून से नहीं रहने दिया, तभी तो मेरी माँ ने इतने गलत कदम उठाए थे। मेरे ससुराल वाले भी वक्त के साथ साथ इस बात को भूल गए। उन लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया और अब सब कुछ ठीक है। मैं भी अपने सारे पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग चुकी हूँ और मैंने वादा किया है कि मैं आज के बाद कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी। अब जब मैं शराफत भरी ज़िंदगी जी रही हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने पति और परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।